हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे हिंदी बिहार चैनल में। आप 12th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले 50 में से 50 लाने का यहाँ पे गारंटी मिलेगा। दूसरा, PYQ हम क्वेश्चन करा रहे हैं 2013 से 2026 तक, जिसमें से 2026 क्लियर है, 2025 क्लियर है, 2024 क्लियर है, 2023 का ये पार्ट 2 है, यहाँ पे लिखा गया पार्ट 2 है। ठीक है, 35 क्वेश्चन इसमें रहेगा। पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें 30 क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी टोटल 100 क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, NCERT एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देर के। क्वेश्चन नंबर 36, 35 पहले करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, निवेश गुणक क्या होगा यदि सीमांत बचत MPS 0.2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं क्या है बी का, कैसे होगा। ये है, यहाँ देखिए, निवेश गुणक के से डिनोट करते हैं और सीमांत बचत MPS के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, के बराबर 1/MPS इक्वल टू 1/0.2 इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, MPS का मान जितना कम होगा गुणक का मान उतना ही अधिक होगा। ठीक है, ये बोर्ड फैक्ट क्या है, परीक्षा में याद रखिए, के बराबर 1/1 - MPC इक्वल टू 1/MPS होता है। ठीक है, BSB मतलब बिहार बोर्ड में यह न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है, BBI क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था की, तो आपको पता है समाजवादी स्वामित्व है। ठीक है, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति है, इसका बी होगा, आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा। 37 का क्या कहता है ये, समाजवादी क्या कहता है? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी मालिकाना हक किसका हो गया? सरकार का। इसमें केंद्रीय नियोजन संस्था निर्णय लेती है। ठीक है, जिससे उपभोक्ता और उत्पादकों को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स में क्या होता है ये देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता पूंजीवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, समाजवादी की नहीं। बोर्ड नोट क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सोशल वेलफेयर होता है, न कि निजी लाभ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ? बताया था ना पहले, 1930 में। ठीक है, नहीं 1930 नहीं होगा इसका, 1931 ये भी नहीं होगा, 1935 ये भी नहीं होगा, 38 तो बचा कौन? 19 का बी हो जाएगा, 38 का। ठीक है, क्या है देखिए, ये 1933 ओस्लो विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिस्क पार्ट 1 में पढ़ाया। 1933 में सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, माइक्रो और माइक्रो में विभाजित किया। रैगनर फ्रिस्क याद रखिएगा 1933 में। ठीक है, 1933 इनको प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री 1969 में मिला, यानी 1933 में माइक्रो, ठीक है, एंड माइक्रो ये दोनों दिए, और 1969 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में रैगनर फ्रिस्क का नाम एवं वर्ष 1933 दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 39 नंबर, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? क्या खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे, ओपन इकोनॉमी? आइए, क्या है खुली अर्थव्यवस्था? ओपन इकोनॉमी क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जो विशेष विश्व के साथ वस्तु और सेवाओं एवं पूंजी का लेन देन करती है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। समीकरण y = c + i + g + x - m। अब देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी में आयात निर्यात शून्य होता है, जिसे x - m = 0, इसमें कुछ नहीं होता है क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित में कौन संकुचित मुद्रा है? ये पूछता है, तो कौन होगा संकुचित मुद्रा? हमेशा M1 वाला होगा। ठीक है, M1 क्या है? संकुचित मुद्रा। RBI स्टैंडर्ड क्या कहता है? M1 को सबसे संकुचित नैरो मनी तथा सर्वाधिक तरल मुद्रा माना जाता है। M1 = होता है C + DD + OD। ब्रॉड मनी क्या होता है? M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। C = जनता के पास करेंसी होता है, टिप हो गया। DD = बैंकों में मांग जमा, यानी
डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं इसको। ओडी बराबर क्या होता है, आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट बोलते हैं इसको, जमा बोलते हैं, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है। सट्टा के उद्देश्य से मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करेगी। जब सट्टा की बात करेगा तो मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है। एक तो राष्ट्रीय आय तो होगा ही नहीं, बाजार ब्याज दर ये भी नहीं होगा, व्यय पे नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, 1 मिनट। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, बाजार ब्याज दर पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये देखिए किन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत। प्रोफेसर किन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग MS बाजार मांग दर R का विपरीत फलन होती है। MS = FR होता है, ठीक है। ब्याज दर बढ़ने पर सट्टा मांग घटती है और ब्याज दर घटने पर सट्टा मांग, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। की कंसेप्ट क्या कर रहा है, लेन देन तथा सावधानी उद्देश्य की मुद्रा मांग पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 42, गुणक 1/1 - C में C का क्या है। क्या है C का, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है। क्या है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, देखते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, निवेश गुणक सूत्र इक्वल टू होता है K = 1/1 - C में C का मान MPC को दर्शाता है। 1 - C = MPS होता है, अतः K बराबर 1/MPS भी लिखा जाता है। बोर्ड टिप, MPS का मान 0 से 1 के बीच रहता है। निम्न में से किसने एकाधिकार प्रतियोगिता की धारणा को दिया। क्वेश्चन नंबर 43, चैम्बरलिन दिए थे, ठीक है। चैम्बरलिन क्या है ये देखिए, एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर एडवर्ड चैम्बरलिन ने 1933 में प्रकाशित पुस्तक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, याद रखिए, ठीक है, यह अवधारणा प्रस्तुत की। और प्रोडक्ट डिफरेंस एवं अत्यधिक विक्रेता, ठीक है। की फैक्ट, श्रीमती रॉबिन्सन ने इम्परफेक्ट कंपटीशन की अवधारणा दी, ये भी याद रखिएगा, रॉबिन्सन ने इम्परफेक्ट कंपटीशन की अवधारणा दिया। क्वेश्चन नंबर 44, भुगतान संतुलन में संतुलन का निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण है। व्यापार चक्र होता है। क्या है व्यापार चक्र, पढ़ते हैं। व्यापार चक्र यानी ट्रेड साइकिल, जैसे मंदी, मुद्रास्फीति देश के आयात निर्यात को प्रभावित कर भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न करते हैं। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक कारण है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं। नोट क्या, अन्य आर्थिक कारणों में विकास व्यय, मुद्रास्फीति और पूंजी निर्माण शामिल है। क्वेश्चन नंबर 45, दृश्य मदों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। दृश्य मदों के अंतर्गत तो बैंकिंग नहीं होगा, सूचना नहीं होगा, दृश्य, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 का क्या होगा, सी हो जाएगा। क्यों होगा देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। विजुअल आइटम्स कौन कौन होता है। दृश्य मदों में वे सभी भौतिक वस्तुएं शामिल होती है जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है, जैसे मशीन, कपड़ा, चाय, ये क्या बोलते हैं, विजुअल आइटम्स बोलते हैं। बैंकिंग, बीमा, सूचना सेवा, ये इनविजिबल उदाहरण है, याद कर लीजिएगा उदाहरण को। एग्जाम टिप, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। 46, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की जाएगी, ये क्वेश्चन पूछता है 46 नंबर का। तो विदेशी ऋण नहीं, चाय का निर्यात क्या कहता है, ठीक है, भुगतान संतुलन में चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्ज की गई। तो चाय का निर्यात क्या है, चाय का निर्यात क्रेडिट साइड, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी क्रेडिट पक्ष प्लस साइड में आती है, वस्तु का निर्यात करने पर विदेशी मुद्रा देश में आती है, ठीक है। ऋण एवं FDI पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट की मदें हैं। गोल्डन रूल क्या कहता है,
प्राप्तियाँ जब भी होगी तो क्रेडिट, प्राप्तियाँ कैसे होगी, एक तो क्रेडिट से, ठीक है, दूसरा भुगतान से बराबर डेबिट होगा, ठीक है, डेबिट, यानी प्राप्तियाँ क्रेडिट से होगी, दूसरा भुगतान क्या होगा, डेबिट से होगा, ये बताता है ये, ठीक है, रूल। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भाई साहब पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। लेखा की दृष्टि से भुगतान सदैव संतुलित रहता है, ये तो सही है, लेकिन ये होगा नहीं। निजी ऋण भुगतान पूंजी खाते की देनदारी आता है, नहीं, ये भी नहीं सही है, लेकिन नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा है गलत है। व्यापार शेष में दृश्य मध्य सम्मिलित होती है, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 47 का सी हो गया। क्या कहता है सी, सैंतालीस का सी क्या कहता है। अदृश्य मधु के अंतर्गत कपड़ा और मशीन को शामिल किया जाता है। फिजिकल गुड्स पढ़ा पहले, विजुअल आइटम्स और अदृश्य मध्य नहीं है। नहीं, कपड़ा और मशीन जो है ना भौतिक वस्तुएं है, इसलिए ये दृश्य और दृश्य है, अदृश्य मध्य नहीं है, ठीक है। अदृश्य मधु में केवल अमूर्त सेवाएं जैसे पर्यटन, बैंकिंग, शिपिंग आदि शामिल होती है, ठीक है। नोट में क्या है, डबल एंट्री बही खाता प्रणाली के कारण भुगतान संतुलन हमेशा लेखांकन रूप में संतुलित रहता है। क्वेश्चन नंबर 48 रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन है। मार्शल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा 48 का। 48 का 48 का इसका बी होगा। अच्छा चलिए काटते हैं, 48 का बी होगा, सॉरी काहन होगा, जल्दीबाजी में हो जाता है कभी, ठीक है। रोजगार गुणक एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का प्रतिपादन R.F. काहन ने 1931 में किया था। जेम किन्स ने काहन के इस सिद्धांत के आधार पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विकसित किया था, ठीक है। कन्फ्यूजन अलर्ट, रोजगार गुणक किसने दिया, काहन ने दिया। निवेश गुणक किसने दिया, किन्स ने दिया। ये जरूर याद रखिएगा, गलती में नहीं कीजिएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन है। साधनों की सीमितता, ठीक है, उत्पत्ति ह्रास, साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न, ये दोनों सही होगा क्या, ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 49 ये सही हो गया सी। उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण साधनों की सीमितता, स्थिर साधन सीमित होते हैं। अपूर्ण स्थानापन्नता, एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन की असीमित प्रयोग नहीं हो सकता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल भी कहते हैं इसे, ठीक है। यह अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं क्या। उत्पादकता, संतुष्टि, लाभदायक नहीं, उपयोगिता बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्या होगा, 50 का सी हो जाएगा। क्या है ये उपयोगिता, यूटिलिटी क्या कहते हैं। यूटिलिटी की परिभाषा है अर्थशास्त्र में किसी वस्तु अथवा सेवा द्वारा मानव की इच्छा आवश्यकता को पूरा करने की उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता आत्मगत होती है और इसका संबंध नैतिकता लाभदायक से नहीं होता है। बोर्ड लाइन क्या है, जहर में नुकसान पहुंचाने के बावजूद आवश्यकता पूर्ति क्षमता है, अतः उसमें भी उपयोगिता है। जहर में, चलिए क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। किसने बोला, हार्टले विदर्स ने बोला मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, हार्टले विदर्स। परिभाषा का महत्व क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज किसने कहा, हार्टले विदर्स। यह प्रसिद्ध कार्यात्मक हार्टले विदर्स द्वारा दी गई, यह मुद्रा की सबसे सरल एवं व्यवहारिक परिभाषा मानी जाती है।
मेमोरी ट्री क्या है? विदर्स काम करने वाली मुद्रा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा से हम क्या नहीं कर सकते हैं? ये कीमत स्थिर नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। मुद्रा के प्राथमिक और द्वितीय कार्य क्या होते हैं? प्राइमरी में विनिमय का माध्यम होता है, प्राइमरी लेखा की इकाई होती है, सेकेंडरी में मूल्य का संचयन होता है। कीमत स्थिर यह केंद्रीय बैंक एवं मौद्रिक नीति का लक्ष्य है, मुद्रा का प्रत्यक्ष कार्य नहीं है। कौन करता है नीति? केंद्रीय बैंक करेगा। केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। एवं मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। ये प्राथमिक कार्यों में विनिमय माध्यम एवं मूल मापक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 53 मुद्रा के अस्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? रैगनर फ्रीस नहीं, मार्शल नहीं, हार्वे नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पॉल एजिग। नया क्वेश्चन मिला ना, पॉल एजिग, ठीक है। अर्थशास्त्री पॉल एजिग ने मुद्रा के कार्यों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन? स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन क्या कहता है? अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। और डायनेमिक फंक्शन क्या कहता है? आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं। एग्जाम टिप क्या है? एजिंग का यह प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुविकल्पीय रूप में पूछा जाता है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दीर्घकाल उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? दीर्घकाल किससे है? तो पैमाने का प्रतिफल नियम सही है। 54 का सी आंसर सही है, पैमाने का रिटर्न टू स्केल। सभी साधन परिवर्तन, दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। साधनों के अनुपात में परिवर्तन किए बिना पैमाने को बदला जाता है। अल्पकाल साधन के प्रतिफल का नियम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अल्पकाल से संबंधित है। रूल क्या कहता है इसका? दीर्घकाल बराबर क्या होगा? पैमाने का प्रतिफल। रिटर्न टू स्केल ये थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा दिया जाता है कि थोड़ा याद रहे चीज़ें। आइए क्वेश्चन नंबर 55 उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है? 55 नंबर में पूछ रहा है उत्पादन का सक्रिय साधन, तो हम लेबर करते हैं यानी श्रम करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेबर, ठीक है। सक्रिय एवं निष्क्रिय साधन, लेबर मानव से संबंधित है जो स्वतः क्रियाशील होकर अन्य साधनों को गतिशील बनाता है, इसलिए एक सक्रिय साधन है। भूमि व पूजन पैसिव फैक्टर है, ठीक है। की पॉइंट क्या है? श्रमिकों और उसके श्रम को पृथक नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, कौन सा करता है क्रेडिट? तो 1/CRR नगद प्लस 1 नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1/CRR साख, इसका अब कहाँ गया ये 1/CR। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की क्षमता कैश रिजर्व रेशियो पर निर्भर करती है। साख गुणक बराबर 1/CRR होते हैं। यदि CRR 10% है तो साख गुणक 1/0.10 यानी 10 होगा, ठीक है। CRR बढ़ने पर बैंकों की साख सृजन क्षमता घटती है, ठीक है। चलिए ये फिगर देख लीजिए क्या चीज़ का फिगर है, बैंक का फिगर बनाया है। 57 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है? पूछ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं है। ये क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा तो ज़रूर पढ़िएगा, गलत पूछता है नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि सही मार के चले आते हैं, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 57 का? तो कच्चे माल की लागत कॉस्ट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। बाकी ब्याज प्रीमियम, ब्याज और फैक्ट्री किराया ये सब है, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। कच्चे माल की लागत रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन की मात्रा बदलने पर जो लागत बदलती है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। कच्चे माल की लागत उत्पादन बढ़ने पर बढ़ती है और शून्य होने पर शून्य होती है। किराया, बीमा प्रीमियम, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन स्थिर लागतें हैं। नोट, शून्य उत्पादन पर भी स्थिर लागत देनी पड़ती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में क्या होती है, यही पूछ रहा है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में क्या परिवर्तन करेगा, ये 58 की क्वेश्चन पूछता है, 58 नंबर की। तो मैं पिछला बार बता चुका हूँ कि ये एम सी इज ग्रेटर देन ए सी होता है। और एम सी होता क्या है, एम सी और ए सी में देखते हैं क्या होता है। जब ए सी गिरती है तो एम सी इज ग्रेटर देन ए सी होगा। जब ए सी न्यूनतम होगी तो एम सी इक्वल टू ए सी होगा। जब ए सी बढ़ती है तो एम सी इज लेस देन ए सी होगा, ठीक है। एम सी वक्र ए सी वक्र को न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काटता है। विजुअल टिप क्या है, यू आकार के लागत वक्रों में एम सी तेजी से घटता व बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक है, क्या है, केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। ये देखिए केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी सरकार अपने अंडर में ले ली। यह नोट निर्गम, मौद्रिक नीति नियंत्रण एवं सरकार के बैंकर का कार्य करता है, यानी इसको भी बोलते हैं बैंकों का बैंक। किसको बोलते हैं, बैंकों का बैंक। आरबीआई को बोलते हैं बैंकों का बैंक। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। पहले कहाँ था, कोलकाता में था। क्वेश्चन नंबर 60, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। यही क्या करेगा, मनी को सप्लाई करेगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, भारत में देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और साख का नियंत्रण और नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। मौद्रिक नीति के उपकरणों जैसे रेपो रेट, CRR, ठीक है, SLRR, ये सब कौन करेगा, आरबीआई करेगा। नोट क्या है, 1 रुपये का नोट एवं सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, ये भी याद रखिएगा, जबकि अन्य मुद्रा आरबीआई जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 61 का, निम्नलिखित में से कौन वस्तु कर नहीं है। गुड टैक्स पूछता है, इसमें से गुड टैक्स पूछ रहा है कि कौन नहीं है गुड टैक्स। तो आपको पता है कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर डी, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर लगाया जाता है। जीएसटी क्या है, जीएसटी उत्पाद शुल्क और वैट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, ठीक है। एग्जाम फैक्ट्स, जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 को आया था, डेट याद रखिए। बचत और आय के संबंध में को क्या कहते हैं, सेविंग और इनकम के रिलेशन को पूछ रहा है इसमें। कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बचत फलन बोलते हैं। 62 का क्या होगा, बचत फलन। क्या है बचत फलन, सेविंग करते हैं, फिर से प्रयोज्य आय होता है, वाई से डिनोट करते हैं। फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहा जाता है, यानी S = F और Y होता है। आय बढ़ने के साथ बचत भी वृद्धि होती है, C = F/Y होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स इसी को बोलते हैं ना, बढ़ती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है, बढ़ती है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक का मान ज़्यादा होगा तो दूसरा पर हम चले जाएंगे, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। स्थानापन्न वस्तु में मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी धनात्मक पॉजिटिव होती है। कंपेरिजन, पूरक वस्तु जैसे कार, इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं, संबंध में ऋणात्मक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, अक्षों के केंद्र पर निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है, क्या होगी, इकाई के फॉर्म यूनिट के बराबर होता है। 64 का C, इसका हो जाएगा ES = 1। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं, तो कोई भी सरल रेखीय पूर्ति रेखा जो मूल बिंदु ओरिजिन O, कहाँ है ओरिजिन O, ये है ओरिजिन O से गुजरती है, चाहे उसका ढाल कुछ भी हो, उसकी पूर्ति की लोच इकाई के बराबर होती है। देख रहे हैं ना, राइज ऑफ सप्लाई ये कर रहा है, ठीक है, ये क्वांटिटी की बात बता रहा है, ये प्राइस। तो क्या कह रहा है, S0 E1 0 E1 1 मान लिया, S0 मान लिया, S1। तो जब भी प्राइस अगर बढ़ेगा
तो क्वांटिटी क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, ये फॉल इन डिमांड, डिमांड यानी मांग की पूर्ति नीचा दिखा रहा है, ठीक है। ये सप्लाई की मांग को आगे दिखा रहा है ग्राफ, ठीक है। नोट, यदि पूर्ति रेखा y अक्ष को काटे तो ES इज लेस देन 1 होगा, और x अक्ष को काटे तो क्या होगा, ES इज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 65, स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। 65 क्या बोलता है, स्थिर मूल्य पर GNP क्या है, तो वास्तविक होता है, GNP वास्तविक होता है। एक बार थोड़ा सा देख ले क्या, ठीक है, रियल GNP होगा। रियल GNP वास्तविक बना मौद्रिक क्या होता है GNP। जब GNP का मूल्यांकन आधार वर्ष के स्थिर मूल्यों पर किया जाता है तो उसे वास्तविक GNP कहते हैं। अभी आधार वर्ष क्या चल रहा है, बेस ईयर क्या चल रहा है अभी 2022 2023, पहले 12 था, अब 2022-23 कर दिया गया। वर्तमान चालू मूल्यों पर आकलित उत्पाद को नॉमिनल GNP कहा जाता है। की पॉइंट क्या है, GNP ही आर्थिक वृद्धि का सही सूचक माना जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुआ, कब हुआ, 1991 में हुआ। 1991 में ही क्या आया था, LPG आया था, 91 LPG आया था। डॉक्टर वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है। आइए क्या है ये देखते हैं। 1991 नरसिम्हन कमेटी, भारत में नई आर्थिक नीति LPG 1991 के तहत वित्तीय बैंकिंग सुधारों के लिए 1991 में नरसिम्हन समिति गठित की गई। 1969 में 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का नाम राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 का हुआ था, ठीक है। एग्जाम फैक्ट क्या है, 1991 के वित्तीय सुधारों में CRR बटा SLR में कमी और निजी बैंकों की अनुमति शामिल थी। 67 बजट की अवधि क्या होती है, तो बजट हमेशा कब निकाला जाता है, कितने वर्ष पे निकाला जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो बजट हमेशा वार्षिक होता है, फरवरी में आता है बजट हमेशा। ये क्या है, संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान में बजट नहीं करता है, वार्षिक वित्तीय वितरण की बात करता है अनुच्छेद 112 में, ठीक है, याद रखिए। और फाइनेंशियल ईयर जब भी होता है, फाइनेंशियल ईयर कब होता है, 1 अप्रैल से क्या होता है 31 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। नोट, संविधान में बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। 68 बैलेंस ऑफ पेमेंट की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, 68 की विशेषता पूछ रहा है, तो कौन होगा, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड हो जाएगा, निश्चित समय अवधि ये भी होगा, व्यापकता भी होगी। अभी क्या है तीनों समझते हैं, डी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की मुख्य विशेषताएं क्या है, यह एक निश्चित अवधि समांतर 1 वर्ष का रिकॉर्ड है, ठीक है। यह क्रमबद्ध और दोहरा प्रविष्टि नियम पर आधारित है, ठीक है। इसमें दृश्य अदृश्य और पूंजीगत सभी लेन देन शामिल है, ठीक है। यह प्रश्न 2 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का घटक कौन है, 69 में कौन है, उपभोग भी होगा, निवेश, अच्छा उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या है ये, खुली अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड जो भी होता है 4 घटकों का योग होती है, AD=C + I + G + X - M होता है। बंद अर्थव्यवस्था में AD केवल C + I + G होता है, ठीक है। 70 नंबर, ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष हुआ था, महामंदी, पता है महामंदी कब हुआ था, 1929 में हुआ था। क्या था महामंदी, समझते हैं महामंदी ऐतिहासिक संदर्भ, विश्वव्यापी महामंदी की शुरुआत अमेरिका के शेयर बाजार में 1929 में
ब्लैक ट्यूसडे के साथ हुई थी, जो 1930 के दशक के उत्तरार्ध तक चले। ठीक है, इस महामंदी के बाद 1936 में जेम्स कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी का प्रकाशन हुआ, जिसमें आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कीन्सियन अर्थशास्त्र का उदय 1929 की महान मंदी का ही परिणाम था। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा, अगर ख़राब लगा हो तो सबसे पहले डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, किसी दूसरे बच्चे का भला हो जाएगा। रोज़ रोज़ क्लास आपको मिलेगा तो नोटिफिकेशन चाहिए, पढ़ लीजिएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसा लगा, इसमें क्या चेंज करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।